मैनेजमेंट में आप बस हेडिंग्स याद रख लें। सबसे पहले आपने एयरवे और ब्रीदिंग मैनेजमेंट करनी है अगर वो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इनहेलेशनल इंजरी के साथ आया है, ठीक है। उसके बाद है फ्लूइड रिससिटेशन। चूँकि आपने पढ़ा होगा कि जब पेशेंट बर्न होता है तो उसकी प्रोटीन लॉस होता है। जब प्रोटीन लॉस होता है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और पेशेंट को एडीमा हो जाता है, ठीक है। तो एक तो हाइपोवोलीमिया हो जाता है ब्लड के अंदर और साथ में एडीमा भी होता है, तो आपने इसको प्रिवेंट करना होता है। तो इसमें देखें, इसमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इंक्लूड है बर्न में तो फिर आप उसको फ्लूइड रिससिटेशन देंगे, क्योंकि उसके अंदर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में गया होता है तो आपको उसे फ्लूइड देना पड़ता है, ठीक है। जबकि अगर उससे कम होगा तो फिर फ्लूइड जो है वो हम उसके हिसाब से जो है वो देते हैं। अगर उसको ज़रूरत है हम असेस करते हैं, उस वक्त अगर ज़रूरत हो तो हम देते हैं ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है जी कि इन्होंने पार्कलैंड फार्मूला डिसाइड किया टू कैलकुलेट द फ्लूइड नीडेड फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स के पहले 24 घंटों में हमने पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है वो हम कैलकुलेट करते हैं पार्कलैंड फार्मूला से, ठीक है। वो क्या फार्मूला है कि 4 ml मल्टीप्लाई बाय पेशेंट्स बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ बर्न, यानी कि जो आपने TBS से निकाला टोटल बॉडी सरफेस एरिया वो यहाँ आएगा, पेशेंट का बॉडी वेट यहाँ आएगा और 4 ml से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो वॉल्यूम आएगा ना दैट वुड बी द वॉल्यूम गिवन टू द पेशेंट इन द फर्स्ट 24 आवर्स। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले 24 घंटों में इस तरह से करते हैं कि 50% ऑफ दिस वॉल्यूम इज इन्फ्यूज इन द फर्स्ट 8 आवर्स, यानी कि 50% आपने पहले 8 घंटों में देना है और दूसरा 50% जो है वो आपने अगले 16 घंटों में उसको ड्रिप पे लगा देना है और वो स्लोली इन्फ्यूज़ करके 16 घंटों में उसका वो कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पार्कलैंड फार्मूला था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो हमने कर लिया। उसके बाद और ये रीड कर लें। स्पेशल कंसिडरेशन बच्चों के लिए क्या है, उसमें आपने जो है वो साथ में मेंटेनेंस फ्लूइड भी मल्टीप्लाई करना होता है। पेशेंट बच्चों में कुछ मेंटेनेंस फ्लूइड भी देना होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड दैट कैन बी गिवन, मोस्ट कॉमनली हम लोग लैक्टेटेड ड्रिंकर दे रहे होते हैं, ठीक है, विच इज़ अ क्रिस्टलॉइड, ठीक है। इसके अलावा दूसरे फ्लूइड्स में हमारे पास कोलॉइड्स आ रहे होते हैं, दूसरी ब्लड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अनीमिया है तो हम उसको ब्लड प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी आपने बर्न्स के वूंड को ट्रीट करना है। उनको ट्रीट करने के लिए अब डिफरेंट हैं, वो भी आगे एक टेबल आएगा मैं उसमें बता दूंगी। उसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होती हैं जिसके नाम लिखे हुए सिल्वर सल्फाडायाजीन, सिल्वर नाइट्रेट, मेफेनाइड एसीटेट। ये आपने फार्माकोलॉजी में भी पढ़ी होंगी सल्फोनामाइड्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर मेडिसिन की इसमें से कोई सी भी 2 से 3 याद रख लें, ठीक है। उसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ एपिडर्मल कवर, यानी कि उसको कवर एक होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना उसके अंदर चला जाए, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ टर्म स्कारोटोमी। स्कारोटोमी इज अ कोएगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीप बर्न, ठीक है। ये नॉर्मल स्किन की तरह नहीं होता, ये एक स्कार बन जाता है बर्न पेशेंट के अंदर। जो स्किन जल जाती होती है ना वो ऊपर स्कार की फॉर्म में जमा हो जाती है, ठीक है। अब इसके नीचे फ्लूइड और वो प्रोटीन जमा होते रहते हैं और वो जो है वो पेशेंट को डैमेज कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्कार ओवर इट मे एक्ट एज अ टॉर्निकेट एंड कैन हैम्पर द वास्कुलर सप्लाई ऑफ दिस लिम्ब लीडिंग टू इस्कीमिया एंड मसल नेक्रोसिस। तो हमने इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस स्कार को रिमूव करना होता है, विच इज़ स्कारोटोमी। इट इज़ अ प्रोसीजर, ये परफॉर्म करना पड़ता है। हम उस स्कार के ऊपर एक सर्जिकल इंसिजन देते हैं, ठीक है। स्कारोटोमी के बारे में बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद जी आपने पेशेंट की पेन मैनेजमेंट करनी है, उसको पेन रिलीवर्स देने हैं, रिलीज ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। अच्छा, पेन रिलीवर्स में मॉर्फिन भी दी जाती है बहुत सीवियर बर्न पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है अगर सुपरफिशियल बर्न्स हो तो, ठीक है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होता है, आपने उनको ऑक्सीजन मॉनिटर करनी होती है, फ्लूइड मेंटेन करना होता है और उनकी पेन मैनेजमेंट करनी होती है। बेसिक थेरेपी के यही हमारे होते हैं। उसके बाद आपने उनको एनर्जी बैलेंस और न्यूट्रिशन देनी होती है, ठीक है। और इन्फेक्शन एंड प्रोफाइलैक्सिस देने होते हैं। बर्न से पेशेंट के अंदर दे बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो बहुत सी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिसके उनको आपको प्रोफाइलैक्सिस या वैक्सीन देनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा केयर है, फिजियोथेरेपी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अच्छा, नॉन थर्मल बर्न इंजरीज दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये वाला फ्लो चार्ट। अब ये देखिए, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी अगर बर्न, हाई टेंशन इलेक्ट्रिसिटी बर्न है ना तो मसल्स के अंदर इट कैन कॉज एक्सेसिव प्रेशर, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर है तो फिर आपको फेशियोटॉमी करनी पड़ेगी। अगर मसल डैमेज हुआ है, वहाँ से मायोग्लोबिन रिलीज होगी, किडनी डैमेज होगा, ठीक है, किडनी डिसफंक्शन, रीनल डिसफंक्शन, तो फिर आपको उसको फ्लूइड लगाने पड़ेंगे, यूरिन आउटपुट मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है कि बहुत ज़्यादा लिम्ब डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हो गया, तो फिर आपको एम्पुटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इट कैन कॉज मायोकार्डियल डैमेज एज वेल। इलेक्ट्रिक शॉक है ना तो उस केस में आपको डायूरेटिक्स और हार्ट फेलियर की ड्रग्स देनी है।
ठीक है। और अगर एसिडोसिस हो रहा है तो फिर आपको IV बाइकार्ब देनी है। तो ये आपके जो है वो हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इंजरी। सो दैट वाज ऑल अबाउट बर्न्स। अब हम पास पेपर से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बुक से पढ़ा दी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ वुड यू क्लासीफाई बर्न्स, डेप्थ की बेस पर, और हाउ विल यू असेस द डेप्थ ऑफ बर्न वुंड। ये भी अभी हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा होगा ना, आपने उसके अकॉर्डिंग याद कर लेना है। मैनेजमेंट में इनिशियल बर्न वुंड मैनेजमेंट, क्लोथिंग शुड बी रिमूव्ड, कूलिंग ऑफ द पार्ट बाय वाटर। ये बहुत इनिशियल मैनेजमेंट है कि आप डॉक्टर के पास नहीं आए। जब डॉक्टर के पास आ गए हैं ना, तो फिर ATLS से चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, डॉक्टर जब शुरू करेगा तो दैट ATLS से शुरू करेगा, और वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइलैक्सिस और ATLS और वो सारा कुछ। अच्छा, फिर हम असेसमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ बर्न्स, जिसमें वैलेसिस रूल ऑफ 9 मैंने आपको बता दिया कि ये सारा कुछ मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फ्लूइड्स में हम क्रिस्टलॉइड को प्रेफर करते हैं, रिंगर लैक्टेट या हार्टमैन सोल्यूशन होता है। इसके अलावा हम कोलॉइड दे सकते हैं, हाइपरोस्मोलर फ्लूइड्स दे सकते हैं। ठीक है, और फ्लूइड आपका वर्क कर रहा है फ्लूइड थेरेपी या नहीं करी, ये चीज़ आप किस चीज़ से असेस करते हैं, बाय द यूरिन आउटपुट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अगर वो मेंटेन हो रही है तो फिर इट्स ओके, अगर नहीं तो फिर आप दूसरी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल एडमिशन और बर्न रेफरल क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन गिव इट अ रीड। सर्जिकल ट्रीटमेंट में स्कारोटोमी है और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एपिडर्मिस बाय एक्सीजन ऑफ स्कार एंड स्प्लिट थिकनेस स्किन का ग्राफ लगा दें, तो ये उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है। उसके बाद ये अगला सवाल है अथॉरिटी। अब ये सिनेरियोज़ हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं इससे रिलेटेड। देखिए, उन्होंने एरिया बताया हुआ कि ये एरिया बर्न हुआ है, आपने परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो रूल ऑफ 9 आपको लाजमी याद होना चाहिए। वो अगर याद रहेगा तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये उसी को फॉलो किया हुआ है। ये वाला भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैनेजमेंट और आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट पूछी हुई है, तो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। ये पार्कलैंड फार्मूला से उन्होंने वेट बताया हुआ है, एरिया बताया हुआ है, और आपसे फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछी है, तो वो भी आपने फार्मूले से निकाल लेनी है। इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप एंडोट्रेकियल इंटुबेशन दे सकते हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो। और अगर लिम्ब बर्न है तो सबसे पहले स्कार्टोमी करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो गई है तो फिर लिम्ब एम्पुटेशन होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स क्या है, ये भी यहाँ से पढ़ लें, ये पास पेपर में नहीं आया हुआ। इलेक्ट्रोक्यूशन में ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डैमेज हो तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं। और नॉन थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स, ये भी पास पेपर में नहीं आया हुआ। सो दैट वाज ऑल अबाउट बर्न्स। बर्न्स में पेपर से रिलेटेड टोटल बॉडी सर्फेस एरिया कैलकुलेशन है और पार्कलैंड फार्मूला, ये दो चीज़ें जो पेपर में आती हैं इससे रिलेटेड। तो ये आपको अच्छी तरह से फार्मूला आना चाहिए और साथ में वो परसेंटेजेस आनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।